नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत खास खबरों के साथ करेंगे। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए। सीएम ने बताया कि सरकार स्टार्टअप नीति लेकर आ रही है, साथ ही सरकार अच्छे स्टार्टअप को प्रोत्साहन देगी, तो वहीं ई व्हीकल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम ने बताया कि बुढ़ापा पेंशन को पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा। सीसीएल के लिए पहले बच्चों की आयु लिमिट 18 साल थी, दिव्यांग के केस में उम्र लिमिट को हटा दिया गया है। सीएम ने बताया कि झज्जर के बेरी में माता भीमेश्वरी देवी मंदिर का श्राइन बोर्ड बनेगा। आपको बता दें कि मंत्री परिषद की बैठक हुई। ये बैठक किस तरीके से, कितनी महत्वपूर्ण रही, क्या इस बैठक के मुद्दे रहे, इन पर सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया किस तरीके से कितने एजेंडों पर इस बैठक में चर्चा हुई। स्वर्णजीत सिंह बाबा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो हेड। स्वर्णजीत, ये जो बैठक रही मंत्री परिषद की, किस तरीके से, कितनी खास ये रही, कौन कौन से एजेंडे रहे इस बैठक में, कौन कौन से मुद्दे रहे? देखिए मोनिका, 31 एजेंडों पर जो है कैबिनेट की बैठक में 31 एजेंडे रखे गए 31। और सीसीएल के लिए पहले जो 18 साल के बच्चों की आयु जी लिमिटेड थी, वो दिव्यांग के केस में अब उम्र की लिमिट जो है वो हटा दी गई है। और दूसरा, माता भीमेश्वरी देवी मंदिर, जिस प्रकार से माता वैष्णो देवी मंदिर में श्राइन बोर्ड है, उसी प्रकार से माता भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी झज्जर का भी श्राइन बोर्ड जो है बनेगा। ऐसा मनोहर लाल खट्टर ने इस कैबिनेट मीटिंग में और खासतौर पर प्रेस वार्ता में जानकारी दी। और पंचकूला में पिछले साल जो रेट कम किए गए थे प्रॉपर्टीज को लेकर, वो अभी अगले आदेशों तक जो कलेक्टर रेट कम किए गए थे वो अभी ऐसे जारी रहेंगी। और साथ ही मोनिका, 2000 के करीब अनऑथोराइज कॉलोनियां जो हरियाणा में रजिस्टर्ड की गई थी, उनमें से 600 कॉलोनियों की रजिस्ट्रेशन होगी और इनके लिए बिल लाना होगा, जिसको मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा बहुत जल्द जो है कैबिनेट ने तो इसकी मंजूरी दे दी, अब विधानसभा में पटल पर इस बिल को लाया जाएगा। और साथ ही वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, पीपीए के जरिए ये कार्य जो है वो सुगम किया जाएगा। स्टार्टअप पॉलिसी की अगर बात की जाए तो 2022 को मंजूरी दे दी गई है। अच्छा स्टार्टअप लाने वाले को प्रोत्साहन देंगे, जैसे जो नया व्यवसाय करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए खासा जो है एनडीए सरकार एक बिल लेकर के आएगी और शायद उन्हें प्रोत्साहित भी करेगी। हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है और डाटा की सुरक्षा जो है उसे सुरक्षित रखने के लिए अहम मतलब इसके ऊपर काफी निगरानी भी की जाएगी, ताकि डेटा सरकारी और निजी डेटा सेंटर खोले जाएंगे। और साथ ही लकड़ी आधारित उद्योग की पॉलिसी में भी फेरबदल किया गया है। मोनिका, पहले जो लिमिट थी वो 3 किलोमीटर की थी, अब उसे घटाकर 500 मीटर कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, खास तौर पर इस कैबिनेट मीटिंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने का काफी ज्यादा फोकस किया गया, क्योंकि आने वाले समय में और खासतौर पर पॉल्यूशन जिस प्रकार से हरियाणा में बढ़ रहा है, और चाहे वो पराली का पॉल्यूशन हो या बढ़ते जितने भी व्हीकल्स हैं, चाहे डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स हैं, लगातार जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसे निजात दिलाने के लिए हरियाणा वासियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और यही कारण है मोनिका कि इस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रायल बेसिस पर है। और जिस प्रकार से परिवहन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक कार जो है मनोहर लाल खट्टर को भी दी गई है और वो अभी ट्रायल बेसिस पर है। तो यही कारण है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहित किया जाएगा इस कैबिनेट मीटिंग में जो निकल कर बात सामने आए हैं। और बिजली निर्माताओं के लिए डोमेस्टिक और इम्पोर्टेड कॉल की मात्रा को रीनेगोशिएट करने का सुझाव केंद्र की कमेटी की तरफ से दिया गया था, जिसके नए प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। पहले जो है मोनिका, लगातार जो है मनोहर लाल खट्टर यही कहते आए हैं
कि आने वाले समय में, देखिए बार बार वो यही कहते हैं कि आने वाला समय जो है अगले 1.5 वर्ष जो है वो चुनाव के, और यही कारण है कि इस समय एनडीए जो है वो किसी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहती। और जो उन्होंने मैनिफेस्टो में 2019 में वायदे किए, तो उसके अलावा हरियाणा वासियों को कई सौगात देने का कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा इस कैबिनेट मीटिंग का आधारशिला थी, और यही देखने को मिला। मोनिका, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर स्वर्णजीत ये जो बैठक रही इसमें प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई, जो तमाम चीजें आपने बताई और महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर स्टार्टअप नीति को लेकर, तो जाहिर सी बात है इसको लेकर काफी लंबे समय से जो प्रदेश सरकार है वो विचार कर रही है और अब जो है इसको लेकर कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट जो है तैयार किया गया है, जिससे कि काफी एक तो रोजगार भी युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को मिलेगा, क्योंकि रोजगार की समस्या जो है बहुत ज्यादा है प्रदेश में। बिल्कुल, लगातार मोनिका अनएम्प्लॉयमेंट जो है, हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट दर जो है, बेरोजगारी दर जो है वो लगातार बढ़ रही थी, तो उससे भी कहीं ना कहीं निपटना था राज्य सरकार को, और ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो यही कारण है कि ईज डूइंग ऑफ बिजनेस, बिल्कुल, विपक्ष भी लगातार प्रदेश सरकार को इस मुद्दे पर घेरता आ रहा था। यही कारण है मोनिका। तो सबसे बड़ी बात है कि स्टार्टअप जो बिजनेस है उसे ईज डूइंग ऑफ बिजनेस भी मनोहर लाल खट्टर ने करने का प्रयास जो है अब ये उन्होंने रखा है कैबिनेट की मीटिंग, कैबिनेट की बैठक में, कि उनका यही था फोकस कि स्टार्टअप तो करे, युवा आए सामने, लेकिन वो सबसे बड़ी बात आसानी रहे उसको ये काम करने में। तो राज्य सरकार का फोकस इस पर ज्यादा रहेगा, और अब भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से भी कोई चांस नहीं लेना चाहती, क्योंकि 2024 के जब चुनाव में पार्टी उतरेगी, उनका यही फोकस है कि हम विरोधियों के हर आरोपों का जवाब जो है वो अपने कार्य पूर्ण कर दें, और यही कारण है मनोहर लाल खट्टर बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। मोनिका, बिल्कुल स्वर्णजीत, कई बार देखा गया है कि बातें जो हैं वो होती हैं, प्रदेश में विकास के कार्यों को लेकर बखान होता है। ये जो तमाम बातें आज कही गई है, जो एजेंडों पर बात आज की गई है, इनको अमल में कब तक लाया जाएगा? क्या इस तरह की बातचीत भी हुई है? क्या कोई डेडलाइन है? क्या कुछ कहा गया? देखिए, कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट मंत्रियों ने हर एक चीज पर मंजूरी जो है अपनी उनको दे दी है। और रही बात जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि 2000 अवैध कॉलोनियां थी, उनमें से 600 कॉलोनियों की रजिस्ट्रेशन होनी है, तो उसके लिए बिल जो है वो पटल पर लाया जाएगा। तो विधानसभा सत्र जिस दिन लगेगा, कहने का भाव यह है कि मोनिका की बहुत जल्द जो है इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। 31 एजेंडे जो लेकर के राज्य सरकार आई है, बहुत जल्द हरियाणा वासियों को ये सौगात के रूप में मिलने वाली है, और बहुत जल्द इसे अमली जामा पहना दिया जाएगा। मोनिका, चलिए स्वर्णजीत, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, अपडेट हम तक पहुंचाया इस बैठक को लेकर, किस तरीके से कितनी महत्वपूर्ण बैठक रही और क्या कुछ एजेंडे रहे इस बैठक में, क्या कुछ मुद्दे रहे, आपने बताया। महेंद्रगढ़ के गांव बलाना के जवान सुंदर गुर्जर झारखंड के दंतेवाड़ा में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक होने से वीर गति को प्राप्त हुए। ये दुखद समाचार मिलते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में पूरा प्रदेश उनके परिवार के साथ है और ईश्वर पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे। तो जवान सुंदर गुर्जर शहीद हुए। सीएम मनोहर लाल ने दुख जताया और ट्वीट किया, प्रदेश शहीद के परिवार के साथ है, कहा ईश्वर पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे। चलिए अब खबर चरखी दादरी से है, जहां आगामी 8 जुलाई को नई अनाज मंडी में विकास रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम मनोहर लाल समेत कई मंत्री और विधायक रैली को संबोधित करेंगे। विधायक सोमवीर सांगवान ने अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि दादरी में 8 जुलाई को होने वाली रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। वहीं रैली के दौरान सीएम मनोहर लाल दादरी जिले को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, साथ ही जिले के लिए कई घोषणाएं करेंगे। इस बीच सुखविंदर सिंह मांझी ने अपील करते हुए कहा कि 8 जुलाई को होने वाली रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों।
जैसे 8 तारीख को सुबह 10 बजे दादरी की नई अनाज मंडी में एक बहुत बड़ी विकास रैली होने जा रही है। उसमें माननीय मनोहर लाल जी मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। इस रैली के संयोजक हम तीनों विधायक सुखविंदर मांडी, युवा प्रदेश अध्यक्ष बहन बबीता फोगाट और मैं खुद तीनों इस रैली के संयोजक हैं। तारीख को जैसा प्रधान सोमवीर सांगवानी जी जो हमारे माननीय विधायक हैं चरखी दादरी से, इन्होंने पूरी बात बताई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश मनोहर लाल जी चरखी दादरी पहुंचेंगे और इस अवसर पर एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। चरखी दादरी और बारडा ये 2 विधानसभाओं का ये जिला है। बेशक से हमारा जिला छोटा हो, लेकिन अन्य जिलों की तुलना अगर आप करके देखेंगे तो इस रैली को अन्य जिलों के मुकाबले जो रैलियां हुई हैं उनसे बेहतर रैली, उनसे ज़्यादा बड़ी रैली ये साबित होगी। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी चरखी दादरी जिले में आए, पंजाब की भगवंत मान सरकार का 1,55,860 करोड़ का पहला बजट पेश हुआ, जिसे पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली बार से 14% बजट बढ़ाया गया है। हमने 1 MLA 1 पेंशन की शुरुआत की है, जिससे 19 करोड़ 53 लाख रुपए की सालाना बचत होगी और साथ ही कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। ये जनता द्वारा तैयार किया गया जनता का बजट है। हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब पर 5 साल में 44.23% कर्जा बढ़ा है। पंजाब हर व्यक्ति की आय में कभी एक नंबर 1 राज्य था और अब 11वें नंबर पर पहुंच गया है। तो पंजाब सरकार का बजट पेश हुआ। आपको बता दें कि पेपरलेस ये बजट रहा। पंजाब सरकार में वित्त मंत्री हैं चीमा, उन्होंने ये बजट पेश किया। तस्वीरें उस दौरान की। तो पंजाब सरकार का बजट पेश हुआ। अनुसंधान में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने पर हांसी पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। एनसीआरबी और सीपीएफ के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित CCTNS हैकथॉन एंड साइबर चैलेंज 2022 में हांसी पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत की बनाई हांसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऐप को पूरे भारत में 3रे स्थान पर जगह मिली। इस आधुनिक तकनीक में किसी भी मामले में अनुसंधान अधिकारी तहरीर लिखकर मौके से FIR दर्ज करवा सकता है। पीड़ित को FIR की कॉपी मौके पर ही उपलब्ध करा सकता है। ऐप का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। जिस अनुसंधान अधिकारी को टाइप करना नहीं आता वो इसका प्रयोग बोलकर कर सकता है। ऐप के माध्यम से मौका घटनास्थल के फोटोग्राफ्स ली जा सकते हैं और फोटो के साथ ही यहाँ पर अक्षांतर और देशांतर का भी रिकॉर्ड रहेगा। मौके पर सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में तैयार किए जाएंगे, जिससे पुलिस कार्रवाई में विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। हमारे डीजी साहब ने और हिसार रेंज के आईजी सर ने हमारा विशेष रूप से प्रोत्साहन किया है और ये ऐप हमने बना के तैयार करी है हांसी पुलिस के ऑफिशियल्स ने।
इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेन हमारे 3 उद्देश्य हैं इस ऐप को तैयार करने के लिए। नंबर 1 तो ये है कि ये जो ऐप है ये हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हैं, जो हमारे पुलिस मुलाजिम हैं, उनके लिए बहुत आसान प्रक्रिया हो जानी चाहिए एफआईआर रजिस्ट्रेशन की। एफआईआर रजिस्ट्रेशन जैसे आप पहले से ही जानते हैं, जो एफआईआर रजिस्ट्रेशन है और उसके आगे की प्रोसेस हैं उसमें मतलब सालों से कोई चेंजेस नहीं आए, वही हम हैंड रिटन करते रहते हैं। वहीं भिवानी के ढाणा रोड पर एक मेडिकल स्टोर की शिकायत मुख्यमंत्री उड़न दस्ते को मिली थी। दस्ते को शिकायत मिली थी कि वहां मरीजों के साथ दवाइयों के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। उड़न दस्ते की टीम ने भिवानी सीएमओ से एक डॉक्टर की टीम बनाकर रेड मरवाई थी। टीम ने मौके पर देखा कि मेडिकल स्टोर पर मरीज भर्ती थे, दवाइयां भी एक्सपायरी हो चुकी थी। कैथल की सीआईए टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। सीआईए टीम ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देता था और पकड़ा गया चोर फतेहाबाद जिले के धारसूल का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका नाम प्रदीप उर्फ दीपू है, जिसने बीते 17 जून को कलायत कस्बे में दिन दहाड़े 4 दुकानों से लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 17 जून को कलायत में आरोपी ने 2 मोबाइल की दुकान, 1 कपड़े की दुकान और 1 सीसीटीवी कैमरे की दुकान को अपना निशाना बनाया था। दुकानदार विष्णु की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था और जांच के लिए मामले को कैथल की सीआईए 2 की टीम को सौंप दिया था। पुलिस जांच के दौरान आरोपी प्रदीप से 1 मारुति गाड़ी, 13 महंगे आईफोन सहित 19 अन्य कंपनियों के मोबाइल और 1 महंगा कैमरा भी बरामद हुआ है। आरोपी नशा करने का आदी बताया जा रहा है और इस पर पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ हिसार में 2, फतेहाबाद में 9, कलायत में 1, साथ ही अन्य कई मामले दर्ज हैं। और डीएसपी ने बताया कि आरोपी पहले अकेला ही दुकान की रेकी करता था और फिर घटना को अंजाम देता था। तो वहीं फतेहाबाद में पुलिस की ओर से 12 जून से चलाए जा रहे नशे से मुक्ति अभियान का समापन समारोह हुआ। इस दौरान नशे के खिलाफ जागरूकता को लेकर शहर में एक साइकिल रैली निकाली गई, जिसे एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पुलिस कर्मचारी के अलावा काफी संख्या में युवाओं और सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने इस रैली में हिस्सा लिया। ये रैली पपिया पार्क से शुरू हुई और लघु सचिवालय पर इसका समापन हुआ। रैली के दौरान युवाओं ने शहरवासियों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी और नशे से दूर रहने की अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि वो पूरे परिवार को खत्म कर देता है। साथ ही कहा कि अगर युवाओं के परिजन उन्हें जागरूक करें तो ऐसे युवा न केवल नशे की दलदल से बाहर आ सकते हैं बल्कि देश के विकास में भी अपना योगदान दे सकते हैं। जितने हमारे फतेहाबाद जिले नशे के विरुद्ध किए जाते हैं ताकि आम जनता को इसके बारे में जो है जागरूकता फैलाई जा सके। जितनी जनता इसके बारे में जागरूक होगी तभी इस विषय की गंभीरता को समझ सकते हैं और इस प्रॉब्लम से निदान पा सकते हैं। सर आज क्या कार्यक्रम आज अलग अलग जगह प्रोग्राम थे, जैसे कि साइकिल रैली है यहाँ, ऐसे ही भट्टू में सुबह एक साइकिल रैली थी, टोहाना में अलग अवेयरनेस प्रोग्राम था, रतिया में अलग है। पिछले 15 दिन में करीब 40 के आसपास अवेयरनेस प्रोग्राम फतेहाबाद पुलिस द्वारा किए। कालांवाली के उपमंडल कार्यालय का किसानों ने घेराव किया। किसानों ने नाराजगी जताते हुए जमकर नारेबाजी की। किसानों ने बीमा राशि और मुआवजा राशि न मिलने के चलते अपनी नाराजगी जाहिर की है। किसानों ने भारतीय किसान एकता के बैनर तले ये धरना दिया। किसान नेता गुरदास सिंह ने कहा कि प्रशासन आश्वासन देता है लेकिन किसानों को उनका हक नहीं। इस दौरान किसानों ने उपमंडल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
बर्दाश्त नहीं करांगे। क्यों? कैथल में पुलिस भर्ती के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, जहां आप पार्टी के नेत्री ने एक युवक से पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर 9 लाख रुपए की ठगी कर ली, जिसके चलते पुलिस ने युवक के पिता की शिकायत पर आम आदमी पार्टी की नेत्री अंशु जागलान के साथ ही 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि चारों आरोपी उसके घर आते जाते थे और पुलिस में नौकरी लगवाने का झांसा देते थे। वहीं पुलिस भर्ती लिस्ट में नाम नहीं आने पर जब युवक ने पैसे वापस मांगे तो चारों आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। आपको बता दें कि अंजू जागलान कैथल जिला परिषद की पूर्व पार्षद रह चुकी हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता के साथ निकाय चुनाव में अहम भूमिका में रह चुकी हैं। सोनीपत में वारदातों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। मामला जिले के मॉडल टाउन के नजदीक जैश पार्क क्षेत्र का है, जहां युवक चेन स्नेचिंग, पर्स और मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता था, जिससे परेशान स्थानीय लोगों ने घेराबंदी करके युवक को काबू कर लिया, लेकिन युवक उन्हें चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। इस गफलत में युवक अपनी स्कूटी मौके पर ही छोड़ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्कूटी को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू की। इसी दौरान स्कूटी वापस लेने पहुंचे युवक को एक पीड़ित महिला ने पहचान लिया, जिसके बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आठ बजे कल 8 बजे 7:58 पे ऐसे ही था। कहाँ जा रहे थे आप? मैं तो कच्चे क्वार्टर से घर को आ रही थी। तो क्या आपके पास क्या क्या छीन के भाग गया था ये? मेरे पास मोबाइल था और पर्स था और प्रसाद लेके 2 लड्डू थे उसमें आरती वाले के, प्रसाद लाई थी। पीछे शिकायत मिली, बता रहे थे 22 तारीख को कोई वारदात हुई थी, भाई किसी का पर्स छीन लिया, तो उन्होंने उस शक में इसको पकड़े। से वेरीफाई की जा रही है, जिसका नाम रोहित वर्मा बता रहे हैं। रोहित वर्मा सन्नो प्रेमचंद, सरस्वती बिहार। लड़का स्कूटी के ऊपर आता है और लोगों के हाथ में जो पर्स है, मोबाइल है, चैन है, जो भी उसके हाथ में दिखता है, ये लगातार 3-4 दिन से ये वारदात कर रहा था। और कल की वारदात में जिनके पैसे भी गए हैं, अभी आ रहे हैं, वो भी आपको मिलवा देते हैं। उनके पैसे निकले हैं, मोबाइल है और उनका सामान भी इन्होंने। हाँ, फोटो में तो वही है ये। हाँ, उसी की ये फोटो। क्या वारदात हुई थी आपके साथ, कब हुई थी? 22 तारीख को शाम 7:30 बजे हम सड़क पे जा रहे थे, तो हमारे हाथ से पर्स छीन के भाग गया स्कूटी पे। पर्स में क्या क्या था? 5000 कैश था और मोबाइल था। तो ये पकड़ा गया। ये इस प्रकार की वारदात पहले भी की इन्होंने? कल भी सुना, कल भी करी है, परसों भी करी है। नारनौल में सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला जिले के गांव ढाणी भाटौटा का है, जहां लोगों ने देर रात पेट्रोल डालकर शराब के ठेके में आग लगा दी। जानकारी के मुताबिक सेल्समैन ने देर रात में शराब देने से मना कर दिया, जिससे गुस्साए युवकों ने शराब के ठेके में आग लगा दी। वहीं आग की लपटों में सेल्समैन बुरी तरह झुलस गया। इतना ही नहीं, आग में नकदी समेत हजारों रुपए की शराब जल गई। ग्रामीणों ने ठेके का दरवाजा तोड़कर सेल्समैन को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया, साथ ही अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। तो नारनौल में सेल्समैन ने शराब देने से इनकार किया, तो शराब के ठेके पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। आपको बता दें कि इस घटना में सेल्समैन बुरी तरह झुलस गया और साथ ही काफी नुकसान भी हुआ है।
यमुनानगर में मानसून में जलभराव न हो, इसके लिए उपायुक्त ने नगर निगम और पब्लिक हेल्थ अधिकारियों के साथ कई इलाकों का दौरा किया और नदी नालों की सफाई के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरअसल मानसून के समय यमुनानगर में हर बार भारी तबाही होती है। एक तरफ जहां यमुना में बाढ़ के कारण यमुना के आसपास के लगते इलाके प्रभावित होते हैं, वहीं पानी गांव में घरों में घुस जाता है। वहीं शहर के कई इलाकों में पानी लोगों के घरों में घुसकर भारी नुकसान करता है, जिसको लेकर उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने नगर निगम और पब्लिक हेल्थ अधिकारियों के साथ कई इलाकों का दौरा किया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो देखिए, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो उस चक्कर में शहर में जैसे आपने बताया कई जगह पे जो है जल भराव की स्थिति बन जाती है। तो उसी को लेके जो है अगर हमारी बारिश से पहले तैयारी ठीक रहेंगी, इसमें हमारा जो है नालियाँ हैं वो जो है बढ़िया साफ होंगे, डिस्पोजल सही काम कर रहे होंगे, तो पानी जो है सिस्टम की कैपेसिटी जितनी है उसके हिसाब से जल्दी निकल जाएगा। और उसके अलावा जो है विभिन्न विभागों ने जो है मूवेबल पंप्स और इसकी व्यवस्था करी है, ताकि अगर जहाँ पे ऐसा पानी खड़ा होता है तो वहाँ से पंप लगा के उसको पंप आउट कर सकें। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।